साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग UPSSC मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे। अगर लेक्चर की बात करें तो 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और आज का जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है वो आपका 11 नंबर का है। इसमें आज हम लोग मिश्रित प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी पढ़ाई यहाँ पे अच्छे तरीके से हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। इसका जो लिंक है इसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और आप मॉक टेस्ट देकर अपने परीक्षा का आकलन कर सकते हैं। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो रोज़ सुबह 9 बजे और रात में 9:45 पे आपका जो टेस्ट होता है ये आपका ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, तो आप उसमें जाके प्रतिभाग ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न कह रहा है कि टाइफाइड रोग का कारण है, यानी कि आपका जो टाइफाइड है, टाइफाइड का पैथोजन कौन सा होता है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है। तो आप सभी को पता हो जाना चाहिए कि आपका जो टाइफाइड है एक प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब यहाँ पे पता लगाना है कि आपको बैक्टीरिया वो कौन सा है। तो ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं स्टेप्टोकोकस टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, प्लाज्मोडियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो टाइफाइड रोग होता है ये आपके साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। एक बात आप लोग और ध्यान रखिएगा कि टाइफाइड जो रोग है आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड के जो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया है आपका साल्मोनेला टाइफी हो जाता है। और टाइफाइड रोग के टेस्ट कराने के लिए, ठीक है, टेस्ट कराने के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे बिडाल टेस्ट का उपयोग करेंगे। किस प्रकार के टेस्ट का उपयोग करेंगे? बिडाल टेस्ट का उपयोग करेंगे। और अगर कोई पूछेगा या फिर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि टाइफाइड रोग का जो मेन कारण है ये क्या हो सकता है, तो आपका दूषित जल पीने से या फिर आपका दूषित पानी पीने से होता है। तो इतना पॉइंट आप लोग अगर टाइफाइड रोग में याद रखेंगे तो आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न आएगा टाइफाइड से तो आप उसको कर ले जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ है, यानी कि आपका जो दहेज विरोधी बिल है ये आपका कब पारित हुआ। तो जो ऑप्शंस की बात करें तो 1956 है, 1961 है, 1980 है और 1982 है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका 1961 में आपके दहेज विरोधी बिल का पारित हुआ था। और अगर हम दहेज बिल के बात करें तो इसमें दो चीज़ें पारित हुई थी। पहला आपका यहाँ पे था, अगर कोई दहेज देता है, ठीक है, दहेज क्या करता है, दहेज देता है तो इसको क्या होगा, 6 माह का सज़ा होगा और साथ में आपका 5,000 रुपये जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, तो 5,000 रुपये और 6 माह का सज़ा दहेज देने वाले को होगा। और साथ में जो दूसरा यहाँ पे नियम था वो यही था कि दहेज जो मांगता है, ठीक है, दहेज मांगने वाले को भी 6 माह का सज़ा होगा और साथ में 5,000 रुपये का क्या होगा, जुर्माना होगा। तो दहेज विरोधी बिल सन 1961 में पारित हुआ। इस बिल के अनुसार दहेज देने वाले को 6 माह का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, और दहेज मांगने वाले को भी 6 माह का कारावास तथा 5,000 रुपये का जुर्माना रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1961 सही जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का है और 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि वह विवाह जिसमें स्त्रियाँ युद्ध उपरांत जीत कर, ठीक है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्ध के उपरांत जीत कर लाई जाती हैं वह विवाह कहलाता है। यानी कि जब भी दो युद्ध होते हैं, युद्ध में क्या होता है, जो भी युद्ध का एक पार्ट विजय होता है वो दूसरी के स्त्री को जीत कर लेकर जाता था, तो उस प्रकार के विवाह को क्या कहते हैं, असुर विवाह, पिशाच विवाह, राक्षस विवाह या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि राक्षस विवाह के अंतर्गत युद्ध में जीत कर लाई गई स्त्री को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है और 4 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं, यानी कि बालक बालिकाओं में किस प्रकार के भेद पाए जाते हैं, आचरण में, स्वभाव में या फिर आपका दृष्टिकोण में या फिर इनमें से सभी। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर कि इनमें से सभी, क्योंकि जो बालक और बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं वो आचरण में हो सकते हैं, स्वभाव में हो सकते हैं, दृष्टिकोण में भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें कि इनकी कौन से मतलब आधार किस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, तो अगर आधार की बात करें तो पहला आपका हो जाता है संज्ञात्मक क्षेत्र, क्या हो जाता है आपका संज्ञात्मक क्षेत्र, ठीक है। दूसरे की बात करें तो भावनात्मक क्षेत्र, क्या हो जाता है आपका भावनात्मक क्षेत्र हो जाता है। और तीसरे की बात करें तो मनोपेशीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा आपका तीसरा मनोपेशीय क्षेत्र। ठीक है बेटा, इसको रट लेना आप लोग, काम आएगा। ठीक है, मनोपेशीय क्षेत्र। ठीक है, तो बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद के जो आधार हैं वो 3 हैं, संज्ञात्मक, भावनात्मक और आपका मनोपेशीय क्षेत्र। ठीक है, इसके भी आपकी उपभाग हैं लेकिन वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, जब आपकी अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको समझ जाएंगे। ठीक है,
चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का, और 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक परिवार में विभिन्न शिक्षक के अंतर्गत भविष्य के खर्चे का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है। यानी कि मान लीजिए एक परिवार है, इस परिवार में जो भी शिक्षक, यहाँ पे शिक्षक लिख गया है बेटा, शिक्षक नहीं रहेगा, ठीक है। क्या नहीं रहेगा यहाँ पे? शिक्षक नहीं रहेगा, ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। क्या नहीं रहेगा? शीर्षक होगा यहाँ पे, ठीक है। शिक्षक नहीं होगा यहाँ पे, शीर्षक होगा, ठीक है बेटा। एक परिवार में विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत भविष्य के खर्चे का ब्यौरा देने वाले को तरीका क्या कहलाता है। तो आप सभी को पता हो जाएगा होगा, ठीक है। माने कि एक परिवार है, इसमें जो भी चीज़ खर्च होते हैं उस परिवार में, उस खर्च का जो ब्यौरा होता है उसको क्या कहते हैं? तुलन पत्र, पारिवारिक बजट, मौद्रिक संगठन या फिर आपका फ्लेक। तो इसको क्या कहते हैं? पारिवारिक बजट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा आपका? पारिवारिक बजट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक बजट निर्धारित की जाती है, कैसे खर्चा करना है, कैसे नहीं खर्चा करना है, ये सब पे बातें होती हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। 6 नंबर का प्रश्न है, जो ब्रांड लिखा है यहाँ पे भ्रूण होगा, या आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो भ्रूण एक विशेष तंत्र की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंत्र को कहा जाता है। यानी कि आपका जो भ्रूण होता है एक प्रकार के तंत्र के द्वारा क्या होता है? एक तंत्र के द्वारा पोषण को प्राप्त करता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा, भ्रूणनाल, गर्भाशय या फिर आपका अंडाशय। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? बी वाला, गर्भाशय नाल। जो आपका गर्भाशय नाल होता है, इसी के द्वारा पोषण प्राप्त होता है भ्रूण को। और इसमें क्या होता है? तो आपके ये रक्त के द्वारा पोषण प्राप्त होता है, यानी कि रक्त में जो बहाव होता है और इसमें कुछ आपके पोषक तत्व रहते हैं, और इसी के माध्यम से आपका जो भ्रूण होता है वो उस पोषक पदार्थ को ग्रहण करता है और अपना क्या करता है? डेवलपमेंट करता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति में बैक्टीरिया का संक्रमण हो गया है, मान लो आपको टाइफाइड ही हो गया है, तो टाइफाइड एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। तो अगर आपको बैक्टीरिया डिजीज हो गया है तो इनमें से आप किस प्रकार की दवाइयों का उपयोग करेंगे? एस्पिरिन का प्रयोग करेंगे, एंटीबॉडी का प्रयोग करेंगे, एंटीबायोटिक का प्रयोग करेंगे, या फिर आप एंटीजन का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी बैक्टीरिया के संक्रमण को खत्म करने के लिए हम लोग एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। अगर हम यहाँ पे बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी यहाँ पे आप लोग जब भी वैक्सीन का उपयोग करते हैं तब हमारी बॉडी इस पर रिस्पॉन्स करती है और एंटीबॉडी का निर्माण करती है। और एंटीजन वो होते हैं जो हमारे शरीर में बाहरी चीज़ें आती हैं, या फिर आप किसी भी बैक्टीरिया को, वायरस को ले लीजिए, अगर आपके बॉडी में आता है तो आपका एक प्रकार का एंटीजन ही हो जाता है। और इसी एंटीजन के थ्रू आपका एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन होती हैं, जिससे आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है इसी को रिस्पॉन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है, और 8 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि ल्यूकीमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि हो सकता है सफ़ेद रक्त कोशिका का कैंसर, विटामिन की कमी की वजह से होती है, या फिर मस्तिष्क का कैंसर होता है, या फिर आपका प्रोटीन की अधिक सेवन के कारण होता है। तो देखिए, अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम ल्यूकेमिया की बात करें तो ल्यूकेमिया आपका एक प्रकार के WBC का होने वाला कैंसर है, यानी कि वाइट ब्लड सेल यानी कि सफ़ेद रक्त कोशिका का होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। तो जब भी आपके WBC के द्वारा एक कैंसर होगा तो उसको हम ल्यूकेमिया नाम देते हैं। अगर इसी प्रकार से बात करें कार्सिनोमा, क्या बात करें? कार्सिनोमा की बात करें तो कार्सिनोमा किस प्रकार का? तो एपिथेलियल सेल की जो भी आपकी कैंसर होते हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल का जो भी कैंसर होता है आपका क्या कहलाता है? कार्सिनोमा कैंसर कहलाता है। अगर यहाँ पे हम लिम्फोमा की बात करें, किसकी? लिम्फोमा की बात करें तो लिम्फ नोड में होने वाला कैंसर, क्या चीज़ भैया? लिम्फ नोड में होने वाला कैंसर। लिम्फ नोड में होने वाला कैंसर क्या कहलाता है? लिम्फोमा कहलाता है, ठीक है। अगर हम सारकोमा की बात करें, ठीक है, सारकोमा की बात करें तो सारकोमा का अर्थ हो जाता है संयोजी ऊतक का कैंसर। क्या हो जाता है बेटा? संयोजी ऊतक का कैंसर। क्या हो जाता है? संयोजी ऊतक का कैंसर क्या कहलाता है? सारकोमा कहलाता है। लिपोमा की बात करें, ठीक है, किसकी? लिपोमा की बात करें तो लिपोमा क्या होता है? एडिओज ऊतक का, ठीक है, एडिओज ऊतक का जो कैंसर होता है इसको क्या कहते हैं? उसको हम लिपोमा कैंसर के नाम से जानते हैं, एडिओज का कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे कैंसर के प्रकार दिए रहेंगे, ठीक है। आपको मिलान भी आ सकता है कि कार्सिनोमा दे दिया इपिथेलियल सेल से, लिम्फोमा, ठीक है, ऐसे ऐसे अलग अलग दिए रहेंगे। तो आप ध्यान रखना, ल्यूकेमिया आपके सफ़ेद रक्त की कैंसर होगा, कार्सिनोमा आपके एपिथेलियल कोशिका का कैंसर होगा, लिम्फोमा आपका लिम्फोसाइट का कैंसर होगा, सार्कोनोमा आपका संयोजी ऊतक का होगा, और लिपोमा जो होता है आपके एडिओज ऊतक का कैंसर होगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो छोटा सा पिक है उसको हम भेज देंगे, आप उसको भी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
चलिए फ्रेंड्स, आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है और 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग हो जाता है। यानी कि इनमें से जो भी आपके डिजीज दिए गए हैं, डिजीज नहीं दिए गए हैं, स्पेसीज दिए हुए हैं, तो इनमें से किसके द्वारा आपका काला अजार बीमारी हो जाता है। प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर आपका कवक के द्वारा। तो आपका जो काला अजार बीमारी होता है बेटा, ये आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। कुछ हम इस प्रकार से नाम बताते हैं जो कि आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। तो प्रोटोजोआ में पहला आपका काला अजार आ जाएगा, दूसरा आपका मलेरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? मलेरिया आ जाएगा। तीसरा आपका क्या आ जाएगा? पायरिया आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा आपका? पायरिया आ जाएगा। और अगर चौथे की बात करें तो सोने की बीमारी आ जाएगी। ठीक है, एक प्रकार की सोने की बीमारी होती है। ठीक है, सोने इसमें नींद ही आता है। ठीक है, तो आपके सोने की बीमारी भी आपका किस में आएगा? आपके प्रोटोजोआ के अंतर्गत आएगा। और आपका एक प्रकार का प्रोटोजोआ की बीमारी होती है पेचिस। ठीक है, तो पेचिस। ठीक है, तो कितनी बीमारी हमने बताई आपको? काला अजार आपके प्रोटोजोआ के द्वारा, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ के द्वारा, पायरिया आपके प्रोटोजोआ के द्वारा, और आपका स्लीपिंग सिकनेस जिसको हम सोने की बीमारी कहते हैं, तो स्लीपिंग सिकनेस या फिर सोने की बीमारी आपके प्रोटोजोआ के द्वारा, और आपका पेचिस भी आपके प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जीवाणु की, जो कि आपके सिलेबस में है, तो जीवाणु के द्वारा आपका एक हो जाएगा कौन सा? टिटनेस रोग हो जाता है बेटा। कौन सा? टिटनेस आपके जीवाणु के द्वारा होगा। हैजा आपके जीवाणु के द्वारा होगा। टाइफाइड आपके जीवाणु के द्वारा होगा बेटा। इसके बाद में डिप्थीरिया भी आपके जीवाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा? डिप्थीरिया, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया भी आपके जीवाणु के द्वारा होगा। और जो काली खांसी होती है बेटा, क्या? काली खांसी। ठीक है, काली खांसी भी आपका किसके द्वारा होगा? तो जीवाणु के द्वारा होगा। तो इतनी बीमारी आपके जीवाणु के अंतर्गत आएंगी। कौन कौन बेटा? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया और काली खांसी। अब यहाँ पे बात करते हैं विषाणु की, जो आपके सिलेबस में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो आपका एक हो जाएगा आपका एड्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? एड्स बीमारी हो जाएगा। दूसरा आपका डेंगू हो जाएगा। ठीक है, डेंगू हो जाएगा। शायद आपका डेंगू आपके सिलेबस में है। पोलियो तो आपके सिलेबस में है ही है, तो पोलियो रोग भी आपका वायरस के द्वारा होता है। ट्राइकोमा एक बीमारी होता है। ठीक है, ट्राइकोमा भी आपके किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। हार्पीज एक प्रकार का बीमारी होता है। ठीक है, हार्पीज भी आपका किसके द्वारा होता है? आपके जीवाणु के द्वारा होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कवक की। तो कवक को आप देख सकते हैं, जो दमा बीमारी होता है। ठीक है, जिसको आप अस्थमा, दमा जो भी कहते हैं, उसके बाद में खाज खुजली आपका किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है। गंजापन भी आपका कवक के द्वारा होता है। आपका दाद, दमा, ये सब आपका कवक के द्वारा होता है। और एथलीट फूड भी आपके कवक के द्वारा होता है। ठीक है, एथलीट फूड भी आपके कवक के द्वारा होता है। तो कितनी बीमारी कवक में आ गई बेटा? दमा, खाज, गंजापन, दाद, एथलीट फूड। ठीक है, तो लगभग आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए आ जाते हैं अपने अगले वाले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 10 नंबर का है। और 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रेविया माना जाता है। यानी कि इनमें से किसको हम खतरनाक प्लेसेंटा प्रेविया के नाम से जान सकते हैं। टाइप फर्स्ट प्रोस्टेरियर, टाइप सेकंड प्रोस्टेरियर। ठीक है, टाइप सेकंड एंटेरियर और टाइप फर्स्ट आपका एंटेरियर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सेकंड वाला जाएगा, टाइप सेकंड पोस्टीरियर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। टाइप सेकंड पोस्टीरियर खतरनाक प्लेसेंटा प्रेविया है। प्लेसेंटा जो बच्चों के विकास में आम होता है, वह ठीक गर्भाशय के मुंह पर स्थित होता है, लेकिन कवर नहीं होता है, जो कि खतरनाक हो सकता है। टाइप सेकंड पोस्टीरियर में प्लेसेंटा उल्टा होता है, सिर के नीची तरफ न होकर ऊपर होता है, तथा सामान्य प्लेसेंटा की स्थिति में सिर के और मुंह में पेट की तरफ होता है। तो इस प्रकार से खतरनाक होता है। इसकी जो डिटेलिंग है इसको हम भेज देंगे, आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का है। और 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था में शारीरिक क्रियात्मक रक्तअल्पता किसका प्रमाण है। तो हमने बताया कि आपके एग्जाम में हिंदी देखने को मिलेगा, तो इसको एनीमिया कहते हैं। ठीक है, या फिर खून की कमी। तो गर्भाशय में शारीरिक क्रियात्मक रक्तअल्पता किसका प्रमाण है? माँ के रक्त के आयरन में वृद्धि, या फिर आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण, या फिर आपका प्रथम त्रैमासिक पश्चात अल्पएरिथ्रोपोइसिन, या फिर आपका मात्र यकृत द्वारा आयरन से अधिक अनाक्सीकरण करना। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा आपका कम अंतर्ग्रहण करना। यानी कि आप जो आयरन है, ठीक है, जो आपकी आयरन की गोली है, इसको कम खा रहे हैं, या फिर आप आयरन कहीं भी, चाहे पालक की सब्जी से लें, चाहे कहीं से भी, उसको आप कम ले रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका जो भी होगा शारीरिक क्रियात्मक रक्तअल्पता दिखाई देगा। इसका प्रमाण यही होगा कि आयरन की कमी। ठीक है, तो बच्चे आपका जो इसका सही आंसर है आपका कौन सा? बी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का। और 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की
प्रक्रिया शुरू हो गई लेकिन इसकी स्टेट के रूप में प्रगत नहीं हुई और जिसमें रिकवरी असंभव है वह है। तो एक बार प्रश्न को आप लोग फिर से पढ़िए। एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू हो गई लेकिन इसकी टेस्ट के रूप में प्रगत नहीं हुई है और जिसमें रिकवरी असंभव है वह है। तो अगर इसकी बात करें ऑप्शंस की तो त्वरित गर्भपात, संकटापद गर्भपात, अनिवार्य गर्भपात या फिर आपका विफल गर्भपात। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, संकटाप्रत गर्भपात। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा है 13 नंबर का और 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल लिख गया है इसका आपका क्या होगा, बाल हो जाएगा बच्चे, क्या हो जाएगा आपका बाल हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा या फिर आपका यूनिसेफ के द्वारा या फिर आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा वो आपका ए वाला जाएगा, भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा। ठीक है, प्रतिवर्ष ये आपका जो है ये दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, इसमें दिया क्या जाता है तो इसमें नगद धनराशि को दी जाती है, साथ में एक प्रकार का मतलब प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है और 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्तनपान के लाभ में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय, यानी कि आपका जो स्तनपान है उसमें सारे के सारे बात जो भी दी हैं वो सही हैं लेकिन एक बात उसमें से गलत होगा। तो जो ऑप्शंस आपका दिया है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ावा देता है, यानी इस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है, पोषक असंतुलन और आर्थिक लाभ। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा, क्योंकि पोषक असंतुलन नहीं करता है, पोषण को क्या करता है, संतुलित करता है। क्या करता है आपका, संतुलित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। बेटा यहाँ पे अगर सिवाय नहीं होता ना और यहाँ पे एक चीज़ और दे देते हैं ये सभी, तो ये सभी इसके क्या होते हैं, समावेशित बातें होती हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है और 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संचरण की निम्नलिखित परिस्थितियों में वृद्धि होती है, यानी कि गर्भावस्था के दौरान किसी भी पेशेंट को एड्स हो गया है तो उसका जो संचरण हो रहा है वो किस प्रकार से होता। ठीक है, भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियाँ में सूजन हो जाएंगी या फिर झिल्ली का लंबे समय तक टूटना तथा प्रोलॉन्ग लेबर या फिर आपका कुसमयता और IUCR। ठीक है, या फिर यह सभी। तो इसका सभी आंसर जाएगा, क्योंकि एड्स के दौरान गर्भावस्था जो होता है वो इन चीज़ों पे वृद्धि करता है, जैसे भ्रूण को ढकने वाली झिल्ली में सूजन हो सकता है, झिल्ली का लंबे समय से टूटना तथा प्रोलॉन्ग लेबर भी हो सकता है, कुसमयता और आपका यहाँ पे IUCR भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ये सभी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 16 नंबर का और 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। तो अगर हम टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, कोल्ड चेन का, वैक्सीन वाहक का, डीप फ्रीज का या फिर आपका बर्फ पत्ती वाला रेफ्रिजरेटर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आप यहाँ पे कोल्ड चेन का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, यानी कि वैक्सीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए आप लोग कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है और 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चों के लिए लिंग निर्धारण करता है, यानी कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र है जो कि बच्चे के लिंग को निर्धारित करता है, RH फैक्टर करता है या फिर आपका केवल X या फिर केवल Y या फिर आपका X और Y दोनों। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका X और Y दोनों जाएगा। X और Y गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण का कार्य करते हैं। ठीक है, अगर बात करें XX की तो ये आपका कौन सा निर्धारण करेगा, अगर ये दोनों मिलते हैं तो आपको लड़की हो जाएगी और अगर XY मिलता है तो आपको क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें RH फैक्टर की तो RH फैक्टर आपके ब्लड ग्रुपिंग में मदद करता है और ब्लड ग्रुपिंग में आपका जो निगेटिव और पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है उसको ये पकड़ता है, यानी कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है यानी कि A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव या फिर आपका AB पॉजिटिव है तो ये चीज़ बताएगा, या फिर निगेटिव होगा तो A निगेटिव, B निगेटिव, O निगेटिव और AB निगेटिव दिखाएगा। ठीक है, तो आपका किससे द्वारा संभव होता है, तो आपके ये RH फैक्टर के द्वारा संभव होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का है और आपका 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रेम और स्नेह की आवश्यकता ... है। ... की बात करें तो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो जो ऑप्शंस आपके दिए हैं जैविक, आनमानी या फिर आपका मनोसामाजिक या फिर संवेदी। तो प्रेम और स्नेह की आवश्यकता
मनोसामाजिक आवश्यकता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। तो यहाँ पे आपका मनोसामाजिक आ जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है और आपका 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि स्वास्थ्य तन का स्वास्थ्य मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के लिए नियम को उल्लेखित करता है। यानी कि स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है, इस कथन को आपको बताना है किस नियम को ये उल्लेखित कर रहा है। व्यक्तित्व के नियम को उल्लेखित कर रहा है, या फिर आपका सह संबंध यहाँ पे उल्लेखित कर रहा है, या फिर आपका लयानात्मक, ठीक है, या फिर लयानात्मक यहाँ का मतलब हो जाएगा, ठीक है, क्रियात्मक, ठीक है, क्रियात्मक हो जाएगा बेटा, लयानात्मक नहीं होगा, क्रियात्मक विकास का नियमन या फिर आपका निश्चित विकास का नियमन। तो देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है सह संबंध नियम। सह संबंध नियम का मतलब ये हो जाता है कि आपकी ये शारीरिक मानसिक, ठीक है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास या फिर सामाजिक संवेदात्मक, ये दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं एक दूसरे से। तो यही कह रहा है कि स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा नाता होता है, तो इसका जो कथन है आपके साथ संबंधित नियम पे जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है और 20 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि यह एक ज्वार भाटे का काल है। ठीक है, इनमें से कौन सा काल है जो कि ज्वार भाटे का काल कहलाता है। ठीक है, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर आपका वृद्धावस्था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें सही आंसर की तो आपका किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं, ज्वार भाटे के काल कहते हैं। अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो जो किशोरावस्था का इंग्लिश वर्ड होता है एल्डोसेंस होता है, और एल्डोसेंस का जो मतलब कि किससे लिया गया है, तो आपको एल्डोसेंस की जो उत्पत्ति हुई है एल्डोस्कर, ठीक है, एल्डोलकर्स, ठीक है, एल्डोस, ठीक है, एल्डोस्कर से लिया गया है, और एल्डोस्कर का अर्थ होता है बढ़ना। ठीक है, क्या होता है, एल्डोस्कर का अर्थ होता है बढ़ना। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि जो किशोरावस्था होती है ये बढ़ने की काल कहलाती है। इसमें जो परिपक्वता होता है ये एक तरफ से पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, उसी तरफ वो विकसित हो रहे होते हैं, उस तरफ वो क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यह ना बालक की अवस्था होती है और ना ही वयस्क की अवस्था होती है, ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखना। ठीक है, तो जो ज्वार भाटे का काल होता है आपके किशोरावस्था का काल होता है। अगर आप लोग अपने दिमाग में इतना ही बैठा लेते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर पे आते हैं। 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वाले के अनुकरण द्वारा सीखते हैं। यानी कि इनमें से कौन सा काल है जिसमें अधिकांश जो बातें होती हैं घर होता है, घर के संबंधित लोगों से वो अनुकरण के द्वारा वहाँ पे सीख लेते हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर बुढ़ापा। तो आपका जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था में जो आपका बालक होता है वो अधिकांश बातें अपने घर वालों के अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का, और 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या का अवस्था या फिर आपके अनुकरण का अवस्था। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाने वाला है समायोजन का अवस्था कहलाता है शैशवावस्था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। शैशवावस्था काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है। शैशवावस्था में शिशु नए वातावरण के अनुकूल होता है, इसलिए इस अवस्था को सीखने की अवस्था भी कही जाती है। यानी कि शैशवावस्था को हम लोग सीखने की अवस्था भी कहते हैं। समस्या की अवस्था कौन सा हो जाता है आपका, किशोरावस्था हो जाता है। कौन सा हो जाता है आपका, किशोरावस्था। कौन सा अवस्था होता है, समस्या अवस्था कहलाता है। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का है, और 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं। तो आपका जो विकासात्मक कार्य होता है ऑप्शन आपके दिए हैं हेवी हर्स्ट, गिलफोर्ड, पियाजे, पावलोव। तो विकासात्मक कार्य आपके हेवी हर्ट्स के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है, और 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है स्वास्थ्यावस्था, नियोनेट अवस्था, पार्टूनेट अवस्था या फिर आपका परसोकाल। तो देखिए आपका जो नवजात शिशु होते हैं इनको हम दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, दो भाग कौन कौन सा होता है, नियोनेट अवस्था होता है, वो आपका एक होता है पार्टूनेट अवस्था। ठीक है, जिसको आप यहाँ पे पार्टूनेट अवस्था भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें नियोनेट की या फिर आपका यहाँ पे पार्टूनेट की, तो जो आपका पार्टूनेट अवस्था होता है ये आपके जन्म के तुरंत, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद नाल कटता है, और नाल कटने के 20 या फिर 30 मिनट तक के समय को हम क्या कहते हैं, पार्टूनेट अवस्था कहते हैं। और आपका जो नियोनेट अवस्था होता है यानी कि पार्टूनेट अवस्था से लेकर एक सप्ताह, ठीक है, एक सप्ताह को क्या कहते हैं, 1 से 2 सप्ताह, मान लीजिए हर लाख में 2 सप्ताह का है
तो 2 सप्ताह मान लीजिए। तो नियोनेट अवस्था यानी कि पार्टूनेट समय के बाद से लेकर 2 सप्ताह की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, नियोनेट अवस्था कहते हैं, या फिर आप इसको हर्लॉक के अनुसार नवजात शिशु के नाम से भी कह सकते हैं। तो 30 मिनट तक की अवस्था क्या कहलाती है आपकी, पार्टूनेट अवस्था, क्योंकि हमने बताया कि नाल काटने के 30 मिनट की अवस्था आपका क्या कहलाएगा, पारेटूनेट अवस्था कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न यहाँ पे हमारा 25, ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि सीखना डाट डाट पर निर्भर है, यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है, परिपक्वता पे, भाषा पे, सामाजिक विकास पे, या फिर आपका क्रिया पे। तो देखिए जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो आपके परिपक्वता पे निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 26 नंबर का है, और 26 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आपका कह रहा है सी खेसरी लाल। तो खेसरी लाल नहीं होगा भैया, कोई भोजपुरी हीरो की बात नहीं हो रही है, खेसरी दाल होगा। ठीक है, क्या होगा आपका, खेसरी दाल। तो खेसारी दाल के कारण होते हैं अल्परक्तता होती है, रिकेटस होती है, पेलाग्रा होता है, या फिर आपका लेथेरिज्म होता है। तो आपका जो खेसरी दाल होता है इसको अगर आप खाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, लेथेरिज्म हो जाएगा, जिसमें आपको लकवा होने का ज़्यादा चांस बना रहता है, इसीलिए इसको नहीं खिलाया जाता है। ठीक है, तो लेथेरिज्म नामक रोग हो जाएगा अगर आप वहाँ पे खेसारी दाल का सेवन करेंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 27 नंबर का है, और 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मसाले में अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है, यानी कि अगर आप ज़्यादातर मसाला का प्रयोग कर रहे हैं तो इनमें से किस सेवन का, ठीक है मतलब कि मसाले के सेवन से कौन से अम्ल का यहाँ पे श्रावण अधिक होगा, कार्बोनिक अम्ल के, या फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा, या फिर यह दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मसाले के सेवन से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या का श्रावण होता है, जो कि आपके अमाशय में होता है। कहाँ पे होता है, आपके अमाशय में होता है। इसके कारण क्या होगा, जब भी आपके बॉडी में या फिर अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होगी तो आपको क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगा। ठीक है जी, या फिर इसमें कह सकते हो कि आपके सीने में जलन होगा, पेट में जलन होगा, ठीक है, या फिर सांस लेने में आपको तकलीफ हो सकती है, तो इसको हम ही एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, या फिर अम्लता कहते हैं हिंदी में। तो ये किसके द्वारा होता है, अम्लता की, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसके मात्रा को, ठीक है, बढ़ा देने पे यह हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 28 नंबर का है, और आपका 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पार्श्वीकृत दूध की क्षमता जांच की जाती है। तो आप सबसे पहले समझिए कि पाश्चुकृत दूध क्या होता है। तो जब भी आप पाश्चुराइजेशन कराते हैं मिल्क का, तो इसमें से जो भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, और इस प्रक्रिया को लुईस पाश्चर ने दिया था। ठीक है, पाश्चुराइजेशन आपका किसने दिया था, लुईस पाश्चर ने दिया था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसकी जांच करने के लिए आप यहाँ पे फास्फोरस स्टेज का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा, यानी कि पाश्चुकृत दूध की क्षमता की जांच के लिए आप लोग फास्फोरस स्टेट प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न चाहिए, यानी कि कितनी होनी चाहिए आपके SNF वाले मिल्क में। SNF की बात करें तो सॉलिड नॉन फैट क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड नॉन फैट क्या हो जाएगा बेटा, सॉलिड नॉन फैट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो अगर पूछा जाए कि मानक दूध में SNF यानी कि सॉलिड नॉन फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ऑप्शन आपका दिया है 8.5, 7.2%, 6.5%, या फिर आपका 5.2%। सही आंसर जाएगा आपका 8.5% यहाँ पे सॉलिड नॉन फैट होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें मानक दूध की, तो मानक दूध एक प्रकार का टोन्ड मिल्क होता है, जिसमें जो वसा की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, या फिर आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये दूध आपका वसा रहित होता है। ठीक है, इसमें इस दूध में आपका 30% तो क्या होता है, जो लिक्विड वाले फैट होते हैं वो होते हैं, और आपका जो सॉलिड नॉन फैट होता है आपका 8.5% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना कि 30% इस दूध में वसा की मात्रा 30% तथा सॉलिड नॉन फैट की मात्रा क्या होता है, 8.5 होता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 30 नंबर का है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनाज में प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रति 100 ग्राम में किसमें सबसे अधिक प्रोटीन होगा। तो चलिए सबकी प्रोटीन की मात्रा को देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में 100 ग्राम में 11.8 ग्राम प्रोटीन होता है। बाजरा की यहाँ पे बात किया जाए तो 11.6 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम में।
अगर यहाँ पे हम ज्वार की बात करें तो 11.4 ग्राम प्रोटीन होता है, और अगर हम चावल की बात करें तो 6.6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि 11.8 ग्राम प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा आपके गेहूँ में। ठीक है, गेहूँ कहिए या फिर गेहूँ कहिए, आप अपने घरों में गेहूँ कहते हैं, गेहूँ कहते हैं, और आप अच्छे से बोलचाल की भाषा में इसको गेहूँ कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे घर में आम बोलचाल में हम लोग गेहूँ कह देते हैं तो ध्यान रखिएगा, मुँह से निकल गया। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुल मिला के टोटल हम लोगों ने 30 प्रश्न को सॉल्व किया है, और 30 के 30 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको पढ़ लेते हैं और जितनी बातें हमने एक्स्ट्रा बताई हैं उसको ध्यान में रखते हैं तो हमें उम्मीद है आप अपने परीक्षा में बहुत ही बेहतर करेंगे। अब यहाँ पे हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे, और 2 के 2 प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला आपका प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कोलेस्ट्रम क्या होता है ये आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि आपका जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। और अगर तीसरे प्रश्न की बात की जाए तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, एक मिनट देख लेते हैं बच्चे, कोई अच्छा प्रश्न दिया जाए आपके लिए जो अच्छा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे बात किया जाए दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है तो ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका हो जाता है कि दूध की किण्वन प्रक्रिया में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है कि दूध का किण्वन करते समय किस प्रकार के जीवाणु का यहाँ पे आप लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग ले सकते हैं, स्टेप्टोकोकस पहला हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा नाइट्रीकरण, तीसरा आपका हो जाएगा विब्रियो कॉलरा, या फिर चौथा हो जाएगा आपका कोकस। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 प्रश्न हमने आपसे पूछा है। ठीक है, तीनों प्रश्न का जवाब आपको कमेंट माध्यम से करना है। अगर आप तीनों प्रश्न का जवाब सही दे ले जाते हैं तो आप यहाँ पे उम्मीद रखिएगा कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और आप लोगों ने लास्ट तक प्रश्न को देखा है। इससे हमें भी उम्मीद होगा कि हमारे जो बच्चे हैं अच्छे से प्रश्न को देख रहे हैं, और हमें और अच्छे से कंटेंट लाना चाहिए ताकि उनका जो मदद है परीक्षा के क्षेत्र में वो हम अच्छी तरीके से कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं सुबह 9 बजे और रात में 9:45 पे। दोनों टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो पढ़ाते हैं वही टेस्ट लेते हैं, इससे आपका जो तैयारी है और बेहतर हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रखिए। थैंक यू।